Hello students, welcome to Make Future channel. Today we are going to discuss about Indian polity. आज से अपन नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें आज अपन देखेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री हो या कोई भी एरिया हो, उसको गवर्न करने के लिए दो मेजर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला मेजर कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्टल में रहते होंगे या आपका जो घर होगा, वहां कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से भारत जैसे देश को गवर्न करने के लिए दो मेजर कंपोनेंट है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरा कंपोनेंट है, अब पहला कंपोनेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसी में जो भारत को गवर्न करने के रूल्स रेगुलेशन और ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। अब रूल्स एंड रेगुलेशन बस लिख देने से तो उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए तीन बॉडीज होती है। पहली बॉडी जो लॉ बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल एक्ट, तो बनाती है लेजिस्लेटिव बॉडी। अब मोटर व्हीकल एक्ट को बना देने से उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कराती है, एक्सीक्यूट कौन कराती है, एक्सीक्यूटिव बॉडी। और फिर यदि किसी के ब्रीच ऑफ राइट होते हैं या किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उसे जस्टिस कौन सी बॉडी प्रोवाइड कराती है, जुडिशियल बॉडी प्रोवाइड करती है। तो आज अपन पहले मेजर कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सैलेंट फीचर्स पे बात करेंगे। तो पहला फीचर है, इट इज लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो अब इतना लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है तो इसके कुछ रीजंस है। पहला रीजन क्या है कि इंडिया जो है वैसे ही बहुत वास्ट कंट्री है। बहुत क्या है, इंडिया वास्ट कंट्री है ना। इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे आपको मालूम होगा अपने यहाँ पे एससी एसटी, अब कुछ रिलीजन है और बहुत सारे रिलीजनों में भी उसके अंदर सब रिलीजन है ना। तो इस तरीके से अपने यहाँ जब अपन ने हर कोई का ध्यान रखा और हर कोई के अधिकारों की बात करी तो अपने संविधान का साइज क्या हो गया, बल्कि हो गया। तो पहला हो गया ज्योग्राफिकल फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, तो आपको मालूम होगा कि अपने ऊपर कई सालों तक ब्रिटिश ने क्या किया, रूल किया। तो अब अपन कई साल तक ब्रिटिश रूल के अंडर में रहे तो अपन को उनके लॉ उनके एक्ट के अकॉर्डिंग अपने जो लाइफ है उसको व्यतीत करने का या अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का क्या हो गया था, नॉलेज हो गया था। तो इसलिए अपन ने क्या किया, अपने संविधान को लिखते समय अपन को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की आदत हो गई थी ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग। इसलिए अपन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारे प्रोविजंस को अपने संविधान में शामिल किया। इस कारण भी अपने संविधान का साइज बल्कि हो गया। तीसरा पॉइंट है कि अपने यहाँ जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि अमेरिका में सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब अलग अलग होगा तो प्रोविजंस का क्या हो जाएंगे, डिवाइड। लेकिन एक ही है तो एक ही किताब में सब कुछ लिखा है, इसलिए अपने संविधान का साइज बल्कि हो गया। और लास्ट है कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी उसमें किसका डोमिनेंस था, लीगल लुमिनरीज का। लीगल लुमिनरीज का मतलब क्या होता है, वकील एडवोकेट, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, जवाहरलाल नेहरू जी। तो इन सबको क्या था, लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज था, तो इन्हें हर प्रोविजंस को शामिल करने की कोशिश की। इस कारण भी अपने संविधान का साइज बल्कि हो गया। तो ये कुछ रीजंस थे जो आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं कि अपने संविधान का साइज बल्कि है या वो लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके क्या कारण है। तो चलिए अब नेक्स्ट फीचर को देखते हैं। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, इस नेक्स्ट फीचर को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं पॉलिटी को आप पढ़िए, तो आप क्या करेंगे, डीडी बसु पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, इस तरीके की कई किताब पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। वो शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल होंगे, फ्यूचर में आपको क्या करेंगे, काम आएंगे। इसी तरीके से जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के जो मेंबर थे वो संविधान भारत का बना रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान को क्या किया, पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल आयरलैंड, ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। और इस तरीके से सबके संविधान को पढ़ने के बाद जो उसमें कुछ अच्छे फीचर्स थे जो भारत की कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट हो रहे थे, एडजस्ट हो रहे थे, तो उसको भारत के संविधान में शामिल किया। और दूसरों की अच्छी चीजों से सीखने से तो अपने को फायदा ही होता है। लेकिन अपने ऊपर ये आक्षेप लगता है कि अपन ने क्या किया है, जो संविधान है वो बोरो किया है या अपन ने उधार में लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन ने भले ही दूसरे देशों के संविधान के फीचर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, लेकिन उसको अपन अपन ने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यूके से कैबिनेट सिस्टम लिया है, लेकिन यूके में कैबिनेट सिस्टम सुप्रीम होता है, जबकि भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। और जितनी जितनी भी अपने लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव या जुडिशियल बॉडी होती है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहते हुए कार्य करती है। और इसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद कहा जाता है। अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अपन ने कौन से फीचर कहाँ से लिए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए से लिया है, स्ट्रक्चरल पार्ट अपन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इसी तरीके से अपन ने डीपीएस भी कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। इस तरीके से अपना नेक्स्ट फीचर, सेकंड फीचर भी कंप्लीट होता है। थर्ड फीचर देखते हैं, आप यहाँ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए थर्ड फीचर क्या है, तो जो अपना संविधान है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है।
इसका क्या मतलब होता है? देखिए क्या होता है, जैसे जो अपनी संविधान की होली बुक है, इसमें क्या है, कोई चीज को ऐड करना है या डिलीट करना है, और ऐड और डिलीट क्यों करना है? ताकि संविधान की रिलेवेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन की रिलेवेंसी बनी रहे, समय के साथ वो भी क्या हो, प्रासंगिक होता चले। तो क्या होता है, कोई भी चीज ऐड करनी है, डिलीट करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होगा आर्टिकल जो 21A है या 21 का है, वो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। इसको अपन ने 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ऐड किया था, है ना? तो अब ऐड और डिलीट करने की जो प्रोसीजर है, उसके आधार पर अपन इसे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई प्रोविजन को अपने संविधान में जोड़ना है या किसी भी देश के संविधान को यदि ऐड करना है और वो उसका प्रोसीजर बहुत इजी है, तो क्या कहलाएगा, वो फ्लेक्सिबल है। बहुत हार्ड है उसको जोड़ना, किसी भी चीज को या हटाना, तो वो कहलाएगा क्या है, रिजिड है। तो इस तरीके से भारत का जो संविधान है वो दोनों का मिक्सचर है। भारत में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जबकि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनमें रिजिडिटी है। और इजी मतलब जिसमें सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है करने के लिए प्रोसीजर, और रिजिडिटी जिसमें स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। इसको आगे अपन अमेंडमेंट वाले चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे इजी फीचर आपको देखना है, तो आपको यदि भारत के कोई भी स्टेट से कोई भी भाग अलग करना है या जोड़ना है, तो ये इजी इजी मतलब रिजिडिटी का एग्जांपल है। वहीं आपको देखना है डीपीएसपी और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में, या तो आपके, हाँ, डिबेट में और फंडामेंटल राइट्स में भी कोई चीज को आपको ऐड करना है, तो उसमें रिजिडिटी की आवश्यकता, स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। इसको आगे अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी अपन फीचर के नजरिए से देख रहे हैं। चलिए अब अगले फीचर में बढ़ते हैं, आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस, इसका क्या मीनिंग होता है? तो देखिए पहले आप समझ लीजिए फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। और भारत इन दोनों का मिक्सचर है, भारत कहीं ना कहीं क्वासी फेडरल है, या आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कह सकते हैं। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है जैसे यूएसए। यूएसए में क्या है, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना? अब दो लेवल गवर्नमेंट है, तो दोनों के बीच में पॉलिटिकल पावर शेयर्ड है, और जब दो लोग होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए इनका संविधान कैसा होगा, रिजिड एंड कोडिफाइड है ना? और दो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ चलते हैं, सेंटर के लॉ और स्टेट के लॉ, है ना? अब ये यूनिट फेडरल गवर्नमेंट का फीचर था जो यूएसए में चलता है। वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिट शब्द में ही आता है एक, जहाँ एक लेवल की गवर्नमेंट है। अब एक ही गवर्नमेंट है, एक ही व्यक्ति है, तो सारे पावर उसी के पास होंगे, शेयर्ड बाय वन गवर्नमेंट ओनली। अब एक ही आदमी है तो कॉन्फ्लिक्ट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल और अनकोडिफाइड होगा, और उनके पास ओनली वन सेट ऑफ लॉ होगा। अब भारत क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है। जैसे देखेंगे आप, अपने यहाँ यूनिटरी फीचर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। अपने यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे आईपीएस, आईएएस एटसेट्रा। अपने यहाँ पे गवर्नर का प्रोविजन है, गवर्नर क्या है, एक यूनिटरी फीचर है। आगे अपन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वहीं फेडरल फीचर देखना है, तो अपने यहाँ भी दो लेवल की गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में पॉलिटिकल पावर शेयर्ड है। जैसे आपको मालूम होगा शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और अपना सेंट्रल लिस्ट, तो वहां पे अपने पॉलिटिकल पावर शेयर्ड है। इन सब के बारे में आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अपना संविधान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आधारित है। इसका क्या मतलब है, तो जो सेंटर है और वो स्टेट है, ये बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर के रूप में मिलकर काम करते हुए देश का विकास करते हैं, ना कि फादर सन के रूप में। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो जो भी दिक्कतें आती हैं उनको रिजॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ संवाद, और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना? कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ प्रोविजन भी देख सकते हैं इससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं अपन यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अपना संविधान कैसा है, अपना संविधान डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम का क्या मतलब होता है, आपको मालूम होगा कि अब्राहम लिंकन साहब का कथन है कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, है ना? तो बाय द पीपल, टू द पीपल और फॉर द पीपल। तो आपको पता होगा कि अपन जो है एमपी एमएलए को इलेक्ट करते हैं, है ना? आपको मालूम है स्टेट में एमएलए होते हैं और सेंट्रल में एमपी होते हैं। इनको कौन इलेक्ट करते हैं, पीपल। तो देखिए बाय द पीपल इनका इलेक्शन हो गया। अब ये पार्लियामेंट में जाएंगे और लॉ बनाएंगे। लॉ क्यों बनाएंगे, फॉर द पीपल, जनता का विकास करने, है ना, जनता का डेवलपमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है जहाँ पे जनता का शासन होता है, जनता की सोवरेनिटी होती है। जनता हर 5 साल में हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शन इलेक्शन में भाग लेके सरकार हटा भी सकती है और सरकार बनवा भी सकती है। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। तो चलिए नेक्स्ट फीचर को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब आ जाता है सिक्स्थ फीचर, क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है, कभी कभी वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। इसी तरीके से जो अपना इंडिया है, अब इंडिया के क्या है, एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान, चाइना या कोई भी कंट्री हो, यदि मान लीजिए आर्म्ड रिबेलियन हो जाए
या अपनी वॉर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, देश में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, क्योंकि सबको एक यूनिट बन के क्या होगा, जो आपदा आई है या जो विकट परिस्थिति आई है उससे निपटना पड़ेगा। तो इसलिए इसी जब कोई ऐसी चीज होती है तो उस आधार पर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो नेशनल इमरजेंसी दिया आर्टिकल 352 में, ये लगती है वॉर में, आर्म्ड रिबेलियन में, एटसेट्रा। स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंशियल रूल होता है, जैसे आपने सुना होगा कि अभी जम्मू कश्मीर में अभी से कुछ समय पहले प्रेसिडेंशियल रूल बहुत ज्यादा लगता था। तो प्रेसिडेंशियल रूल का मतलब क्या है, जो स्टेट है वहां की, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर है, वो क्या कर रही है, संविधान के अकॉर्डिंग या तो कार्य नहीं कर रही है, या जो है सेंट्रल की गाइडलाइन मानने से इनकार कर रही है दोस्तों, तो वो स्टेट इमरजेंसी होता है। आगे अपन इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 18 में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे मैंने आपको बताया आज तक भारत में कभी नहीं लगी है। जब आपकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बिगड़ जाए या आपके देश में क्या हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360 के तहत। और जब भी इमरजेंसी लगती है तो जो सेंटर और स्टेट है वो यूनिटरी फीचर में, सेंटर स्टेट एक फेडरल फीचर है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगती है तो पूरे पावर सेंटर के पास आ जाते हैं, जो कि एक यूनिटरी फीचर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं आपातकालीन प्रावधान। अब आ जाता है सेवंथ फीचर, तो इंडिया इज अ रिपब्लिक। देखिए रिपब्लिक का मतलब होता है, जैसे हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्रौपदी मुर्मू जी का क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है, उसमें क्या हुआ, पीपल ने इलेक्शन में भाग लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव किया है ना, उनको इलेक्ट किया। तो भारत में क्या होता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है कुछ कंडीशन को छोड़कर, एक्सेप्ट सम कंडीशन। कोई भी आदमी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। उसको क्या करना है, इलेक्शन में खड़े होना है, हर 5 साल में इलेक्शन होगा और वो इलेक्शन में चुन के क्या प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन आप ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन में ऐसे नहीं है। आपको मालूम है ब्रिटेन में क्वीन का या राजा का या रानी का शासन होता है, तो वहाँ सॉरी दोस्तों, वहाँ राजा या रानी का जो आने वाला वंश होता है या हेरिडेटरी, वहां पे क्या होता है, शासन होता है, उनका बेटा या बेटी आगे जाके अगले राजा या रानी बनते हैं। तो वहां इलेक्शन नहीं होता है ना, वहां एक तरीके से समझ लीजिए चुनाव नहीं होता है ना, तो वो हेरिडेटरी फीचर है। जबकि भारत में कैसा फीचर है, रिपब्लिक फीचर है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट फीचर में, आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं। अब एट फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, तो जैसे अभी फिर से मैं एग्जांपल लूंगा, अपन एमपी एमएलए को इलेक्ट करते हैं। एमपी एमएलए कहाँ जाते हैं, एमएलए स्टेट में होते हैं और एमपी अपने संसद पार्लियामेंट में जाते हैं। अब पार्लियामेंट में जिसको मेजोरिटी मिलती है वो क्या करता है, गवर्नमेंट बनाता है ना। तो आप देखेंगे पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी, और लेजिस्लेटिव बॉडी में से ही कौन सी बॉडी निकली, एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब गवर्नमेंट। तो आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव होती है, वो उसके लेजिस्लेटिव से ही निकलती है दोस्तों। ऐसा अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में बाहर से भी लिया जा सकता है, वो आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, तो ये पार्लियामेंट्री फीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर है, सॉरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो यहाँ अब आप रीड कर सकते हैं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है, वो ना तो ब्रिटेन के टाइप से है, ना अपना पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है, अपना कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और अपना जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में चेक एंड बैलेंस है। मतलब लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है उसको चेक कर सकती है अपनी जो न्यायपालिका है, अपनी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट के बनाए गए कोई भी एक्ट को यदि वो संविधान के दायरे में नहीं तो उसको चेक कर सकती है। और इसी तरीके से जो अपनी पार्लियामेंट है, आपको मालूम है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह का इलेक्शन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कुछ कंडीशन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो अपना चेक एंड बैलेंस है, इसलिए कोई भी संविधान के बाहर जाके कार्य नहीं कर सकता है। अब आइए नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं। तो ये संसदीय प्रणाली होगी। अब अपन देख रहे हैं नेक्स्ट फीचर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होता है, अपने यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मैन हो वुमेन हो, कोई भी 18 प्लस व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने यहाँ इलेक्शन जब होते हैं तो उसमें भाग ले सकता है और वोट कर सकता है। तो उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो अपने यहाँ किसी को भी वोट करने का अधिकार है, किसी को भी, मतलब 18 प्लस को। तो इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं कि 18 से ऊपर वाले सभी लोग वोट कर सकते हैं। पहले ये हुआ करता था 21 प्लस, 61st अमेंडमेंट के द्वारा इसे 18 प्लस किया गया। आगे अपन सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एज अ फीचर के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं, आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आता है सेकुलरिज्म। देखिए सेकुलरिज्म दो टाइप का होता है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म और नेगेटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या, जो स्टेट है, जो स्टेट है वो क्या करे, जो स्टेट है और जो रिलीजन है, फॉर एग्जांपल इंडिया में स्टेट भी और रिलीजन भी है, स्टेट मतलब सरकार, तो वो रिलीजन में क्या करेंगे, इंटरफेयर कर सकते हैं यदि रिलीजन क्या है, कोई नेगेटिव कस्टम को आगे बढ़ा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक है ना, जल्लीकट्टू है, जैसे इन सब चीजों पे तो स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है। जबकि नेगेटिव सेकुलरिज्म में स्टेट अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, तो स्टेट रिलीजन में क्या कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जबकि और रिलीजन भी स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये अवधारणा वेस्ट पे चलती है और ये अवधारणा अपने यहाँ पे चलती है, जहां अपन हर रिलीजन को बराबर से रिस्पेक्ट देते हैं और हर कोई को बराबर से अपना डेवलपमेंट करने, अपने इंस्टीट्यूशन चलाने की क्या होती है, भारत में आजादी होती है दोस्तों। तो एक बार यूपीएससी मेंस में भी ये पूछ चुका है पॉजिटिव सेकुलरिज्म वाला क्वेश्चन, अब आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
अब आ जाते हैं अपन कुछ अन्य फीचर्स पे, अदर फीचर्स। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी आपको मालूम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अपने अनटचेबिलिटी होती थी उसका एबोलिशन आर्टिकल 17 के तहत हुआ है, तो एक फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी में भी अपन क्या करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर करने की कोशिश करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर करने की कोशिश करते हैं अपने स्टेट का, है ना, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर अपने 3 टायर गवर्नमेंट है, सेंटर है, स्टेट है, पंचायती राज सिस्टम है या लोकल म्यूनिसिपालिटीज है। फिर कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी है जैसे कैग है, आगे अपन इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू है, मतलब जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई जजमेंट दिया और वो जजमेंट आज की डेट में उसको थोड़ा बदला जाना चाहिए और रिलेवेंट किया जा सकता है, तो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। आगे और डिटेल में बताऊंगा मैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है अपने यहाँ पे, अपनी जो जुडिशरी है वो एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से क्या इंडिपेंडेंट है, अभी अपने यहाँ चेक और बैलेंस है। तो इस तरीके से आज का अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। तो देखिए आज अपन ने क्या क्या देखे, मैंने आपको पहले बताया था कि अपना संविधान लेंथीएस्ट रिटर्न है, उसके 4 रीजन है। पहला हिस्टोरिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेंटर और स्टेट के लिए क्या है, एक ही अपने यहाँ पे संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और चौथा था लीगल लिमिनरीज का क्या था, अपना मेजोरिटी थी। सेकंड फीचर मैंने आपको बताया था ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, आपको डीडी बसु वाला एग्जांपल याद होगा, अपन ने कई देशों के संविधान से अपने यहाँ संविधान में मॉडिफाइड करके प्रोविजंस को शामिल किया है। तीसरा फीचर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर फोर्थ फीचर सेकुलरिज्म में पॉजिटिव और नेगेटिव सेकुलरिज्म बताया, जो वेस्ट में चलता है वो नेगेटिव है, जो भारत में चलता है वो पॉजिटिव है। फिर मैंने आपको और डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, जैसे अपन चुनाव करते हैं, है ना, अपने प्रतिनिधि का, है ना, एमपीज का, एमएलएस का, तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इंडियन संविधान कैसा है, अपना रिपब्लिक है, जैसे मैंने बताया कि अपने आप के इलेक्शन होते हैं, ना कि राजा रानी का शासन चलता है। और फिर मैंने आपको और भी अन्य फीचर बताए, जैसे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है। तो ये सब चीजों पे अपन आगे और डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।